ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स। चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में इसी वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, यानी कि वन शॉट एक्सप्लेनेशन होगी ये चैप्टर नंबर 2 की। अगर इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं जो बुक में दिए गए हैं वो वाले क्वेश्चन आंसर्स भी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी बनते हैं इस चैप्टर से वो भी, उनकी एक अलग से वीडियो बनाई गई है। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एग्जाम में जाने से पहले क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो को भी देख लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उसमें बताया गया है जो एग्जाम में आते रहे हैं और आगे भी आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट से। नेक्स्ट पेज से मान लो हमें कोई सब्सटेंस दिया गया है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। अगर हमें ये पता लगाना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसिड की और बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। इस वाले पेज पर एसिड की प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। तो हमें दिया है एसिड, इसमें है सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड से। एसिड की सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज हमें समझनी है। सबसे पहले पॉइंट को अगर आप देखोगे तो इसमें दिया है दीज आर सोर इन टेस्ट। जो भी हमारे एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में सोर यानी कि खट्टे होते हैं। एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे लेमन यानी कि नींबू होता है, टेस्ट में खट्टा होता है, यानी कि ये एसिड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारा टोमेटो यानी कि टमाटर, लाल लाल टमाटर जो होते हैं वो भी खट्टे होते हैं टेस्ट में, तो ये भी एसिडिक होते हैं। आगे यहां पर दिया है दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। मान लो हमारे पास कोई ब्लू लिटमस पेपर है, ये हमारा ब्लू लिटमस पेपर है। अगर ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के कांटेक्ट में हम लेकर आएंगे, एसिड में अगर हम डिप करेंगे तो जितना भी पार्ट हम डिप करते हैं वो रेड में चेंज हो जाता है। हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर था, इतना लिटमस पेपर हमने एसिड में डुबो दिया तो उतना का उतना वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी एसिड होगा वो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में चेंज कर देता है। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट पॉइंट दिया है दे गिव हाइड्रोजन प्लस आयंस इन वाटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है, ध्यान रखना है आपको। जो भी हमारे हाइड्रोजन प्लस आयंस हैं वो एसिड के अंदर होते हैं। किसी भी एसिड को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस आयंस हमें मिलते हैं, और ये हाइड्रोजन प्लस आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक होने के लिए। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, बस ध्यान रखना। जो भी एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन प्लस आयंस देते हैं वाटर में। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, एसिड्स कोरड मेटल्स। मान लो मेटल हमारा है, कोई भी मेटल हमारा है, जैसे कि हमारा आयरन है। आयरन अगर एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो आयरन जो है ना वो कोरोसिव हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा, वो गल जाएगा। कोई भी मेटल अगर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो कोरड हो जाता है, वो गल जाता है। एसिड इतना स्ट्रोंग भी होता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं कुछ ऐसे एसिड्स के जो स्ट्रोंग है और कुछ ऐसे एसिड्स के जो बहुत वीक होते हैं। जैसे स्ट्रोंग एसिड में हमारे पास सबसे पहले है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपके घर में जो टॉयलेट क्लीनर होता है, जैसे हार्पिक एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है टॉयलेट क्लीनर की, अगर इसकी बोतल के पीछे आप देखोगे तो उस पर लिखा होता है पीछे की साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि इस टॉयलेट क्लीनर में एसिड होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कभी भी हाथ से या फिर इसको टेस्ट करने की गलती मत कर देना। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो भी हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हैं, इनके बारे में चैप्टर में आगे हम समझने वाले हैं। अभी बस एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये लिए हैं। आगे यहां पर बात करें अगर वीक एसिड्स की, वीक एसिड्स में हमारे पास एसिटिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो लेमन हमारा होता है इसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें होता है गाइज ये सिट्रिक एसिड। लेमन को सिट्रस फ्रूट कहा जाता है, ठीक है, सिट्रस फ्रूट या फिर सिट्रस वेजिटेबल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल्स के बाद। हमारे पास इस फ्लास्क में एसिड है, और कैसा एसिड है? कंसंट्रेटेड एसिड है। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होगा जिसमें बहुत कम क्वांटिटी होती है पानी की, वाटर की, और ज्यादा क्वांटिटी होती है एसिड की। ऐसा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है बहुत, इसको कहा जाता है कंसंट्रेटेड एसिड। अगर हम इस एसिड में वाटर ऐड कर देते हैं, बहुत सारा पानी ऐड कर देते हैं, ठीक है, प्लस का साइन लगा दिया मैंने, कंसंट्रेटेड एसिड और वाटर इन दोनों को हम मिला देते हैं, तो ये जो एसिड है ना ये चेंज हो जाता है, ये डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। अगर हम इस एसिड में
जो भी हमारा ये एसिड है इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं तो ये डाइल्यूट एसिड हो जाता है। सिंपल चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास कोई भी एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसमें एसिड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, अगर उसमें वाटर ऐड कर दिया जाए तो वो डाइल्यूट हो जाता है, जो पानी ऐड करने से हो जाता है। बहुत सिंपल पॉइंट हमने यहां पर समझे हैं एसिड के बारे में। अगर कोई भी सब्सटेंस हमारा एसिडिक है तो इन वाले पॉइंट्स का यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि वो एसिड कैसे हुआ। एसिड के बाद अब हमें बेस की प्रॉपर्टीज समझनी है, तो उसके लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। एसिड्स के बाद बेसिस की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो यहां पर दिया है सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में दिया है दीज आर बिटर इन टेस्ट। जो भी हमारे बेसिस होते हैं सारे के सारे बिटर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि टेस्ट में कड़वे होते हैं। जैसे टूथपेस्ट आप ब्रश जब करते हो, टूथपेस्ट जो है वो उसका टेस्ट कैसा होता है, वो कड़वी होती है। तो ये एक एग्जांपल दे दिया है मैंने बेसिस का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यहां पर दिया है दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। मान लो हमें कोई रेड लिटमस पेपर यहां पर दिया गया है, अगर इस रेड लिटमस पेपर को हम अपनी टूथपेस्ट के पास लेकर आएंगे, टूथपेस्ट के कांटेक्ट में लेकर आएंगे, जितना भी ये रेड लिटमस पेपर है ये ब्लू में चेंज हो जाता है। सिंपल बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी हमारे बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। बहुत सिंपल है ना। एसिड क्या करते हैं, ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं, और बेसिस क्या करते हैं, रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं। इसके बाद अगले वाले पॉइंट में दिया है दे गिव हाइड्रो ऑक्साइड आयंस इन वाटर। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर जो भी हमारे बेसिस होते हैं वो हाइड्रो ऑक्साइड आयंस वाटर में डालने पर हमें प्रोवाइड करते हैं, ये हाइड्रो ऑक्साइड आयंस वो देते हैं। अब यही हाइड्रो ऑक्साइड आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सब्सटेंस के बेसिक होने के लिए। बहुत सिंपल पॉइंट है। इसके बाद आगे दिया है सोपी इन टच। जो भी हमारे बेसिस होते हैं अगर हम उनको टच करेंगे तो वो सोप जैसे फील होंगे। जैसे कि हमारे नहाने वाला सोप होता है, बाथिंग सोप होता है, इसको टच करते हैं सोप जैसा ही फील होता है। टूथपेस्ट को टच करते हैं, ये भी सोप जैसी फील होती है। और जो वॉशिंग पाउडर होता है जिससे हम कपड़े धोते हैं, उसको भी टच करोगे तो वो भी सोप जैसा ही फील होता है। यानी कि जितने भी हमारे बेसिस हैं उनको टच करने पर वो सोप जैसा फील करते हैं। एग्जाम्पल भी यहां पर मैंने आपको कई सारे दे दिए हैं। जो भी सिंपल प्रॉपर्टीज थी वो तो हमने समझ ली, अभी हमें एग्जाम्पल भी लेने हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, कुछ वीक बेसिस हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें तो यहां पर दिया है NaOH, ये होता है हमारा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसके बाद है KOH, ये होता है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। CaOH2, ये होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। वीक बेसिस की बात करें तो यहां पर है NH4OH, ये होता है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर आपने ध्यान दिया होगा सभी के सभी बेसिस जो भी हमने एग्जाम्पल में लिए हैं, आप देख सकते हो यहां पर सभी में OH आ रहा है, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रो ऑक्साइड के आयन से रिलीज करते हैं। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सब्सटेंस का बेसिक नेचर के लिए। इसके अलावा जो हमारे बेसिस होते हैं इनको अल्कलाइंस भी कहा जाता है। ये सिंपल पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। हमने एसिड्स की और बेसिस की जो भी सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज थी उनको समझ लिया है। अब जो भी इस चैप्टर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके लिए मूव करते हैं गाइस अगले पेज पर। एसिड्स और बेसिस की सिंपल प्रॉपर्टीज समझने के बाद चैप्टर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इंडिकेटर से। इसकी डेफिनेशन में हमें दिया है दीज आर द सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज। मान लो हमारे पास कुछ सब्सटेंस एसिडिक हैं, कुछ बेसिक हैं, हमें पता करना है उनका नेचर कैसा है। तो इंडिकेटर्स हमें बताते हैं। इंडिकेटर्स को एसिड में और बेस में डालने पर अलग अलग कलर या फिर उनमें से अलग अलग तरह की स्मेल हमें प्राप्त होती है, जिससे पता चल जाता है कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। अब इसके टाइप की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स टोटल 3 टाइप हमें समझने हैं। सबसे पहला होगा नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होगा सिंथेटिक इंडिकेटर और तीसरा होगा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स की। यहां पर हमें दिया है, नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होंगे, जो हमें नेचर से मिलते हैं। डेफिनेशन में भी यही लिखा गया है। इसमें है दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड
नेचुरल इंडिकेटर्स है। ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचर से, प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए। अब आप कहोगे कि भैया एग्जाम्पल तो दे दो। एग्जाम्पल में हमारे पास लिटमस है, ये हमारे प्लांट्स से प्राप्त होता है। घर में जो हल्दी होती है, टर्मरिक, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। इसके अलावा रेड कैबेज यानी कि लाल पत्ता गोभी जो होती है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कैबेज से रिलेटेड हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। अगर आपको देखनी है वीडियो तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर इस एक्सपेरिमेंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग है। रेड कैबेज जूस को एसिड या फिर बेस में डालने पर किस तरह से अलग अलग कलर हमें मिलते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा इस एक्सपेरिमेंट को देख के। तो जरूर रेकमेंड करूंगा, जरूर देखना आप। अब जो भी हमारा लिटमस होता है, टर्मरिक होता है और रेड कैबेज होते हैं, तीनों एग्जांपल यहां पर हमने लिख लिए हैं। अगर हम लिटमस को एसिड में डाल दें, ठीक है, हमारे पास लिटमस है, लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, लिटमस पेपर भी होता है। हमारा जो भी लिटमस पेपर होता है, मान लो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, अगर हम उसको एसिड के कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। बिल्कुल इसका उल्टा बेस में होता है। मान लो हमारे पास कोई रेड लिटमस पेपर है, अगर वो बेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो चेंज हो जाता है ब्लू में। एसिड ब्लू से रेड कर देता है और बेस रेड से ब्लू कर देता है। चाहे लिटमस पेपर की बात करें या फिर लिटमस सॉल्यूशन की बात करें, दोनों में जो चेंज है वो सेम रहेगा एसिड और बेस के साथ है। अब बात करते हैं हम टर्मरिक यानी कि हल्दी की। अगर हम हल्दी को एसिड में डाल दें, टर्मरिक को एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, उसका कलर येलो ही रहता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नो चेंज। टर्मरिक एसिड के साथ उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आता है, लेकिन इसी टर्मरिक को अगर हम बेस में ऐड करेंगे तो उसका कलर हो जाता है गाइज रेड यानी कि लाल है। तो इजीली मान लो किसी सब्सटेंस में हमें इस टर्मरिक को डालते हैं, कलर रेड हो जाता है टर्मरिक का, हल्दी का, तो हम पता लगा सकते हैं कि भाई वो सब्सटेंस हमारा बेस हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से रेड कैबेज का है, इसका एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो जरूर देख लेना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। ये जो भी रेड कैबेज है, अगर हम उसको एसिड में डालते हैं तो उसका कलर पिंक हो जाता है। एसिड में डालने पर ये पिंक कलर शो करता है। और इसी रेड कैबेज को हम बेस में ऐड करते हैं तो इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है। सिंपल पॉइंट यहां पर मैंने समझा दिए हैं। जो भी हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो एसिड में किस तरह का कलर शो करते हैं और बेसिस में किस तरह का कलर शो करते हैं, ये हमने समझ लिया है। नेचुरल इंडिकेटर वाला कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करनी है तो उसके लिए मूव करेंगे गाइज नेक्स्ट पेज पर। पीछे वाले पेज पर नेचुरल इंडिकेटर्स को समझने के बाद अब बारी आ जाती है इंडिकेटर्स का सेकंड टाइप, सिंथेटिक इंडिकेटर्स को समझने की। जो भी सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं इनको लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, यही इसकी डेफिनेशन में लिखा गया है। सो इसमें दिया है दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज मेड इन लेबोरेटरी। ये ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जिनको लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल में हमारे पास दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। पहला है यहां पर मेथिलीन ऑरेंज, जिसका कलर ऑरेंज ही होता है, ठीक है, इसके नाम में भी ऑरेंज आता है और इसका कलर भी ऑरेंज ही होता है। दूसरा होता है फेनोफ्थलीन, ये कलरलेस होता है, जैसे वाटर कलरलेस होता है, वाटर का कोई भी कलर नहीं होता, इसी तरह से फेनोफ्थलीन ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस इंडिकेटर होता है। अब बात करते हैं जो भी हमारे ये दोनों इंडिकेटर्स हैं, अगर इनको एसिड में ऐड करें या फिर बेस में ऐड करें तो किस तरह का कलर ये शो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेथिलीन ऑरेंज की। मेथिलीन ऑरेंज को अगर हम एसिड में ऐड करते हैं तो इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आता, इसका कलर ऑरेंज ही रहता है। मेथिलीन ऑरेंज को एसिड में डालने पर ऑरेंज ही कलर इसका रहता है। लेकिन मेथिलीन ऑरेंज को अगर हम बेस में ऐड कर देते हैं तो इसका कलर जो है ना वो ऑरेंज से येलो में चेंज हो जाता है। मेथिलीन ऑरेंज एसिड के साथ कोई भी कलर इसका चेंज नहीं होता, कलर ऑरेंज ही रहता है। लेकिन अगर बेस में डालेंगे तो इसका कलर येलो में चेंज हो जाता है। सिंपल चीज है बिल्कुल। इसके बाद फेनोफ्थलीन की बात कर लेते हैं। फेनोफ्थलीन को अगर हम एसिड में डालते हैं तो क्या होगा। फेनोफ्थलीन को एसिड में डालते हैं तो इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फेनोफ्थलीन का कलर कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। एसिड के साथ भी ये कलरलेस ही रहता है, इसके कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन फेनोफ्थलीन को अगर हम बेस में ऐड कर देते हैं तो इसका कलर पिंक या फिर डार्क पिंक हो जाता है। फेनोफ्थलीन एसिड के साथ कलरलेस रहता है, फेनोफ्थलीन बेस के साथ इसका कलर
पिंक हो जाता है। जो भी हमारे ये दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं एसिड और बेसिस में, ये किस तरह के कलर शो करते हैं एग्जाम्पल के साथ हमने समझ लिए हैं। अब बारी आ जाती है इंडिकेटर्स के लास्ट टाइप की, जो है हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी यानी कि स्मेल से पता करने वाले इंडिकेटर्स होते हैं, यही इसकी डेफिनेशन में भी लिखा गया है। इसमें है These substances have different order in acids and bases। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड और बेसिस के साथ इनके ऑर्डर में चेंजेस आते हैं, यानी कि जब हम स्मेल करते हैं एसिड में डालेंगे तो स्मेल अलग होती है, बेस में डालेंगे तो स्मेल अलग होती है। इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। वनीला एसेंस जो है ये हमारा एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। बिल्कुल इसी तरह से क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का जो तेल होता है वो भी हमारा एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। अब वनीला एसेंस को अगर हम एसिड में डाल दें तो उसकी स्मेल कैसी रहेगी? वनीला एसेंस की स्मेल बहुत स्ट्रोंग होती है वैसे भी, और एसिड में डाल देंगे तो स्मेल और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। तो जो भी हमारा वनीला एसेंस है एसिड के साथ स्ट्रोंग स्मेल देता है, लेकिन अगर बेस में इसी वनीला एसेंस को हम डालेंगे तो स्मेल बिल्कुल गायब सी हो जाती है, बहुत कम स्मेल इसमें से आती है। वनीला एसेंस को बेस में डालने पर यहां पर जो भी हमारी स्मेल होगी वो गायब हो जाएगी, कोई भी स्मेल इसमें से नहीं आएगी। एसिड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी, बेस के साथ किसी भी तरह की स्मेल इसमें से नहीं आएगी। यही काम होता है हमारा क्लोव यानी कि लौंग का जो तेल होता है, अगर उसको एसिड में डालेंगे तो उसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, लेकिन अगर बेस में डालेंगे तो उसमें से स्मेल गायब हो जाती है। जो भी हमारे ये दो इंडिकेटर्स हैं एसिड के साथ इनकी स्मेल बहुत स्ट्रोंग हो जाती है और बेस के साथ इनमें से स्मेल गायब सी हो जाती है। इस तरह से काम करते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर से। मान लो हमारे पास कोई सब्सटेंस है, हमें पता करना है वो एसिड है या फिर बेस है। हम उसमें क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल डालेंगे, अगर स्मेल स्ट्रोंग हो जाती है तो वो हो जाएगा हमारा यहां पर एसिड, अगर स्मेल गायब हो जाएगी तो वो हो जाएगा हमारा बेस। इस तरह से फाइंड किया जाता है इंडिकेटर्स का यूज करके किसी भी सब्सटेंस को कि वो एसिड है या फिर बेस है। इंडिकेटर्स में हमने बहुत सारी चीजें समझ ली। अब वापस से हम चलेंगे एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज पर। सिंपल प्रॉपर्टीज तो हम समझ चुके हैं, अब हमें समझना होगा एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को। उनको समझने के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जो भी हमारे एसिड्स हैं बेसिस हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज समझेंगे, यानी हमें समझना है कि जो भी एसिड्स हैं बेसिस हैं वो किस तरह से रिएक्शन करते हैं किसी सब्सटेंस के साथ है। सो सबसे पहले इसमें समझेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स एंड बेसिस। जो भी हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स यानी कि आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, जो भी हमारे मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ और बेसिस के साथ किस तरह का रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होता है। तो यहां पर हमारे पास एक एसिड है, अगर उसमें मेटल हम ऐड कर देंगे, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो रिजल्ट में हमें सोल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। एग्जाम्पल दे देता हूं इसके लिए, एसिड की जगह पर मैं ले लेता हूं यहां पर हमारा HCl। ये हमारा एक एसिड होता है, इसमें मैं ऐड कर दूंगा जिंक मेटल को तो रिएक्शन होगा। बिल्कुल सिंपल है, HCl हमारा एसिड हो गया, मेटल हमारा जिंक हो गया, दोनों रिएक्शन करेंगे तो सोल्ट में मिल जाएगा हमें ZnCl2 और साथ में मिलेगी हमें हाइड्रोजन गैस है। ये हमारी एक केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी है मेटल और एसिड के रिएक्शन की। यहां पर देखो एसिड हो गया, मेटल हो गया, सोल्ट हमें रिजल्ट में मिल गया और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? अगर बैलेंस नहीं है तो इसको हमें बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए HCl के आगे 2 लगा देते हैं तो हमारी ये इक्वेशन बैलेंस भी हो जाती है। ये एग्जाम्पल है एसिड और मेटल के रिएक्शन का। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम देखें कि मेटल और बेसिस किस तरह से रिएक्शन करते हैं तो वहां भी आपको कुछ सेम चीजें देखने को मिलेंगी कि किसी भी बेस का मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस ही हमें मिलती है। चाहे हम एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराएं चाहे बेस का मेटल के साथ रिएक्शन कराएं, रिजल्ट में हमें सोल्ट और हाइड्रोजन ही मिलने वाले हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं मेटल और बेस के रिएक्शन का। तो बेस में मैं ले लेता हूं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका रिएक्शन कराता हूं मैं जिंक के साथ। ये हमारा एक मेटल है, रिएक्शन होने पर जो सोल्ट बनता है वो हो जाएगा हमारा Na2, उसके बाद ZnO
O2 और साथ में मिल जाती है हमें यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर बहुत सिंपल है, बेस हमारा हो जाता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हो गया हमारा यहाँ पर जिंक। रिजल्ट जब रिएक्शन करते हैं ये दोनों तो हमें सोल्ट में मिलता है यहाँ पर Na2ZnO2, ये होता है सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर हमें मिल जाती है। जो भी इसका केमिकल नेम है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जो भी हमारा यहाँ पर सोल्ट बना है Na2ZnO2, इसका केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम जिंकेट। इसके अलावा जो भी हमारी यहाँ पर केमिकल इक्वेशन बनी है, इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस भी करना होगा। बैलेंस करने के लिए NaOH के आगे अगर हम 2 लगा देते हैं तो पूरी की पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी कि भाई चाहे एसिड यहां पर मेटल के साथ रिएक्ट करे या फिर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करे, एक कॉमन चीज हाइड्रोजन दोनों कंडीशन में हमें मिल जाती है। अब ये हाइड्रोजन गैस जो होती है, इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारा आता है चैप्टर में, उसको समझेंगे। उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। चाहे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करे चाहे बेस मेटल के साथ रिएक्ट करे, दोनों कंडीशन में हाइड्रोजन गैस तो मिलती है। अब इस हाइड्रोजन गैस को किस तरह से टेस्ट किया जाता है, यहां पर लिखा गया है टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस है। इसमें दिया गया है हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल से इट विल बस्ट विद पॉप साउंड। जो भी हमारी हाइड्रोजन गैस होती है, मान लो कोई हाइड्रोजन गैस है वो किसी बबल के अंदर है, बबल के पास अगर हम कोई जलती हुई कैंडल लेकर आएंगे तो जो भी हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ बर्न हो जाती है। जो भी बबल है हाइड्रोजन गैस का, उसके पास कैंडल लेकर आएंगे तो वो बस्ट होता है पॉप साउंड के साथ है। इसको एक एक्सपेरिमेंट से शो किया जाता है। मान लो यहां पर हमारे पास ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये हमारे पास है HCl। इसके अंदर हम जिंक ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे दाने हम जिंक के इसके अंदर डाल देते हैं। ऊपर से इस पर ढक्कन लगा के एक पाइप लगा देते हैं। जो भी इसमें से गैस निकलेगी वो इस पाइप के थ्रू इस वाटर में आ जाएगी, और ये वाटर कैसा है, सोप वाटर है, लिख देते हैं। जो भी हमारा ये HCl है, इसमें हमने ये छोटे छोटे जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स यानी कि जिंक के दाने हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। HCl और जिंक ग्रेन्यूल्स का रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जो भी गैस इसमें से निकलेगी वो इस पाइप के थ्रू यहां पर आ जाएगी इस सोप वाले वाटर में, ठीक है, इस वाले बीकर में हमारा सोपी वाटर है। जो भी हमारी गैस है इसके अंदर जाएगी वो हमारी सोपी वाटर में जाएगी, और जब वो गैस बाहर निकलेगी तो एक बबल में पैक्ड हो जाएगी। यानी कि जो भी आपको ये बाहर की तरफ बबल्स दिख रहे हैं, इनमें हाइड्रोजन गैस पैक्ड है। जब इन बबल्स के पास हम जलती हुई कैंडल लेकर आएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो साउंड करेगी पॉप साउंड और बर्न हो जाएगी। पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस बर्न हो जाएगी। अगर पॉप साउंड के साथ बर्न हुई है तो ये वेरीफाई हो जाता है कि इन बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस ही पैक्ड थी। हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस की ये बहुत प्रॉपर्टी होती है कि वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। यही एकमात्र प्रॉपर्टी से हम हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी समझेंगे एसिड और बेस की। उसके लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। एसिड और बेसिस की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में हमें समझना है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स एंड बेसिस। जो भी हमारे मेटल कार्बोनेट्स होते हैं या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, वो एसिड के साथ और बेसिस के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे एसिड के साथ रिएक्शन की। मान लो हमारे पास कोई एसिड है, उसमें हम कोई भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों का रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने पर प्रोडक्ट में हमें मिलेगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, उसके बाद H2O यानी कि वाटर भी मिल जाता है। एसिड और मेटल कार्बोनेट या फिर एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब भी रिएक्शन होगा तो हमें प्रोडक्ट में 3 चीजें मिलेंगी। बिल्कुल सिंपल है ना, एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हमें कोई एसिड लेना होगा, एग्जांपल के लिए यहां पर मैं ले लेता हूं HCl। ये रिएक्शन करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ। मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल पहले ले लेते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी एग्जांपल ले लेंगे। सबसे पहले यहां पर मेटल कार्बोनेट क्या होगा हमारा, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा एक
मेटल कार्बोनेट होता है। दोनों रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट में हमें यहां पर सबसे पहले सोल्ट मिलेगा जो होगा NaCl, इसके बाद प्लस में हमारे पास मिल जाएगी CO2 गैस और साथ में मिल जाएगा हमें H2O यानी कि वाटर। कोई भी एसिड और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो सोल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और साथ में H2O यानी कि वाटर हमें मिलेगा। ये रिएक्शन था एसिड का और मेटल कार्बोनेट का। आप कहोगे कि एसिड का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी एग्जांपल दे दो, दे देता हूं। तो यहां पर फिर से एसिड में यही ले लेता हूं HCl और जो मेरा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसमें मैं ले लेता हूं NaHCO3। ये हो गया मेरा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ये दोनों रिएक्शन करेंगे, रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा? रिजल्ट मेरा सेम रहेगा, NaCl यहां पर आ जाएगा, प्लस में मुझे मिलेगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी और साथ में H2O यानी कि वाटर मुझे मिल जाएगा। कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे या फिर कोई भी एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, हमें रिजल्ट में सोल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O यानी कि वाटर मिलता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जो भी हमारी ये केमिकल इक्वेशंस हैं इनको बैलेंस भी खुद से कर लेना है। जो चैप्टर नंबर 1 में हमने सीखा था केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना, ये दोनों अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, दोनों को खुद से आपने बैलेंस भी करना है। सो जो भी हमारे एसिड होते हैं वो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं, दोनों के एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए। अब बारी आएगी बेसिस की। तो जो भी हमारे बेसिस हैं उनसे रिलेटेड हमें एक पॉइंट दिया गया है। इसमें कहा गया है बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। कोई भी मेटल कार्बोनेट है या फिर कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेसिस इन दोनों के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं। रिएक्शन नहीं करते हैं तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं बनेगा। अब आप एक चीज यहां पर देख रहे होंगे कि दोनों कंडीशन में जो भी हमारा एसिड है वो सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। जैसे हाइड्रोजन की टेस्टिंग होती है उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग कैसे की जाएगी, इसको समझने के लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। एसिड चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे, दोनों कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग कैसे करनी है इस वाले पेज पर समझते हैं। तो हमें दिया है टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसमें दिया है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। जो भी लाइम वाटर होता है ना उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करके टेस्ट किया जाता है। बता देता हूं सबसे पहले तो लाइम वाटर का फॉर्मूला। लाइम वाटर हमारा होता है CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। इसमें से हम पास करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। तो जो भी हमारा ये रिएक्शन है लाइम वाटर का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होने पर हमें मिलता है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। साथ में यहां पर हमें मिलता है H2O यानी कि वाटर। ये रिएक्शन होता है। अब इस रिएक्शन से हम कैसे पहचान पाएंगे कि जो भी गैस है इसमें से पास की जा रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? भाई जो हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है लाइम वाटर है ये काफी हद तक ट्रांसपेरेंट होता है यानी कि कलरलेस होता है। जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे प्रोडक्ट में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर है ना वो मिल्की व्हाइट होता है। जो भी प्रोडक्ट में हमें यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा उसका कलर मिल्की व्हाइट होता है। इसका मतलब क्या है कि हम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड लाइम वाटर से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, अगर कलर जो है वो मिल्की व्हाइट हो जाए, दूध जैसा कलर अगर आपको दिखाई देने लग जाए तो आपको समझ जाना है कि इससे जो पास हो रही है गैस वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। अब जो भी देखो इसको किस तरह से किया जाएगा। एक ग्लास लेना है, इसमें हमारे पास लाइम वाटर है। ये लड़की हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। नाक की बजाय अगर मुंह से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालें तो इस पाइप के थ्रू हम इस लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर सकते हैं, जैसे ये लड़की कर रही है। ये क्या करती है? ऑक्सीजन इनहेल करती है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने माउथ के थ्रू इस लाइम वाटर में वो छोड़ देती है। ये इसी तरह से ठीक है, यही प्रोसेस ये करती रहेगी, कंटिन्यू करती रहेगी। धीरे धीरे क्या होगा, जो भी हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड लाइम वाटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और मिल्की व्हाइट एक सॉल्यूशन बना लेगा जो होगा कैल्शियम
कार्बोनेट। ठीक है, ये मिल्की वाइट में जो भी हमारा यहाँ पर लाइम वाटर है ये मिल्की वाइट में चेंज हो जाएगा इसका कलर। अब क्या होगा उसके बाद, अगर ये कंटिन्यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मिल्की वाइट होने के बाद भी ये कंटिन्यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस ग्लास में रिलीज कर रही है, तो क्या होगा, जो भी हमारे ये प्रोडक्ट हैं एज इट इज यहां पर लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूं CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस में यहां पर आ जाएगा H2O। अभी भी ये लड़की लगी हुई है मिल्की वाइट में चेंज करने के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज करना, तो प्लस में CO2 ये रिलीज कर रही है। अगर ये कंटिन्यू कल इसमें गैस रिलीज करती रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो रिएक्शन होगा फिर से यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का, और हमें मिल जाएगा यहां पर Ca, यहां पर आ जाएगा हमारा HCO3, ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो भी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। हमारा यहां पर क्या था, ये ट्रांसपेरेंट, जो भी हमारा शुरू में सॉल्यूशन था ये ट्रांसपेरेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास की तो ये मिल्की वाइट हो गया। अब मिल्की वाइट जो भी हमारा ये है फिर से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं, तो ये फिर से हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। पहले ट्रांसपेरेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ब्लो करते रहे तो मिल्की वाइट हो गया, और फिर से ट्रांसपेरेंट हो गया कंटिन्यू कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो करते रहने पर। इस तरह से टेस्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। एकमात्र मेथड ये है जो बुक में दिया गया है, इसके अलावा और भी कई सारे मेथड हैं, लेकिन सिलेबस में जो है वो हमने समझ लिया है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स और बेसिस की नेक्स्ट कौन सी समझनी है, उसके लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। एसिड और बेस की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो समझने वाले हैं उसमें है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, मान लो हमारे पास कोई एक एसिड है दूसरा बेस है, दोनों को एक दूसरे में मिला देंगे तो किस तरह से रिएक्शन होगा, क्या क्या चीजें हमें प्रोडक्ट में मिलेंगी, यही चीज है। सो सबसे पहले हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास बेस है, दोनों को मिला देंगे, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट में हमें सोल्ट मिलेगा और साथ में H2O यानी कि वाटर मिल जाता है। अब इस रिएक्शन का एग्जाम्पल समझो, जैसे हमारे पास कोई एसिड है, एसिड के तौर पर मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रिएक्शन करेगा हमारा बेस के साथ। बेस में मैं ले लेता हूं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, ये एसिड है ये बेस है, दोनों का रिएक्शन होगा तो रिजल्ट में मुझे मिलेगा एक सोल्ट जो होगा हमारा NaCl, और साथ में मिल जाएगा मुझे H2O यानी कि वाटर। कोई भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें सोल्ट और H2O प्रोडक्ट में मिलता है। यहां पर बहुत सिंपल सा ये रिएक्शन है, इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। अब एक पॉइंट आपको जरूर समझना पड़ेगा यहां से, जो यहां पर हमें दिया गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सोल्ट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब कोई एसिड और बेस का हम रिएक्शन कराते हैं तो वो एक दूसरे के अफेक्ट को खत्म कर देते हैं, इसी को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहां पर एसिड और बेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, अफेक्ट को वो खत्म कर रहे हैं, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसमें हमें क्या मिलता है, एक सोल्ट मिलता है और साथ में H2O मिल जाता है। तो कोई भी एसिड है और बेस है एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया है। अब इसी में आगे हमें कुछ चीजें और समझनी है केमिकल प्रॉपर्टीज में, उसके लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज में आगे हमें समझना है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, और उसके बाद हम समझेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेसिस। जो भी हमारी मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं। यहां पर हमें दिया गया है कोई भी हमारा एसिड है, अगर वो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो रिजल्ट में हमें सोल्ट और H2O मिलता है। अगर एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो भी हमें सोल्ट और H2O ही मिलता है। यहां पर भी H2O मिल रहा है, तो पीछे कुछ ना कुछ झोल यहां पर किया गया है। बता देता हूं आपको, जो भी मेटेलिक ऑक्साइड्स हमारी होती हैं ये बेसिक नेचर की होती हैं। कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड है हमारी, उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर उसका
होता है। बिल्कुल इसी तरह से कोई भी हमारी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इनका नेचर एसिडिक होता है। तो यहां पर भी लिख देता हूं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर एसिडिक होता है और मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है। तो यहां पर काइंड ऑफ क्या हो रहा है, एसिड और बेस का ही रिएक्शन तो हो रहा है। एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर एसिड में अपने पास ले लेते हैं HCl, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका रिएक्शन करेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटेलिक ऑक्साइड हम ले लेते हैं यहां पर CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिजल्ट में हमें यहां पर मिलेगा CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में मिल जाएगा हमें यहां पर H2O यानी कि वाटर। बहुत सिंपल है, एसिड का मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर हमें सोल्ट मिल गया और साथ में H2O यानी कि वाटर मिल गया। ये हो गया हमारा एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन। एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया। बारी आ जाती है यहां पर बेस और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर एसिडिक होता है, तो यहां पर भी काइंड ऑफ वही चीज हो रही है। बेस और एसिड का रिएक्शन कराएं या फिर एसिड या बेस का रिएक्शन कराएं, एक ही बात तो होगी। तो यहां पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहां पर भी रिजल्ट में जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें हमें सोल्ट मिलेगा और H2O मिलता है। तो इसका एग्जांपल में हम यहां पर बेस की जगह पर ले लेते हैं CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये होता है हमारा एक बेस, इसका रिएक्शन कराएंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती है हमारी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कार्बन हमारा नॉन मेटल होता है, उसका ऑक्साइड कर देते हैं कार्बन यानी कि C, इसका ऑक्साइड यानी कि O2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, इसका नेचर एसिडिक होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहां पर सोल्ट में हमें क्या मिल जाएगा, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में मिल जाएगा यहां पर हमें H2O यानी कि वाटर। बहुत सिंपल है, बेस यहां पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोल्ट देगा CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में मिलेगा हमें H2O। जो भी हमारे मेटल हैं, मेटेलिक ऑक्साइड हैं, वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारे बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं। किस तरह से करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट में मिलता है हमें एग्जांपल के साथ हमने समझ लिया है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं एसिड्स और बेसिस की, उनको समझने के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। जो भी हमारे एसिड्स होते हैं उन सभी एसिड्स में क्या कॉमन होता है, या फिर जो हमारे बेसिस होते हैं उन सभी में क्या कॉमन होता है, इस वाले पेज पर समझने वाले हैं, क्योंकि यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा बनता है। सो यहां पर दिया है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। जो भी हमारे एसिड्स होते हैं, कोई सा भी एसिड उठा लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी भी तरह का कोई भी एसिड है, उन सभी एसिड में एक कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी। वो कॉमन चीज क्या है, फर्स्ट वाले पॉइंट में हमें दी गई है, ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन प्लस आयंस। किसी भी तरह का कोई भी एसिड है, कोई भी एसिड का केमिकल फॉर्मूला है, उसमें आपको हाइड्रोजन प्लस आयंस देखने को मिलेंगे, हर एक एसिड में देखने को मिलेंगे। इसके बाद कहा गया है दीज हाइड्रोजन प्लस आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। है कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो एसिडिक है तो उसमें हाइड्रोजन प्लस आयंस होंगे, और यही हाइड्रोजन प्लस आयंस एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बेसिस में भी क्या चीजें कॉमन होती हैं, किसी भी तरह का कोई भी बेस ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, सीजियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कोई भी बेस ले लेंगे, उन सभी बेसिस में कुछ ना कुछ तो कॉमन होता होगा। वो कॉमन चीज क्या है, यहां पर हमें दी गई है ऑल बेसिस हैव हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। है हर एक बेस में आपको हाइड्रो ऑक्साइड के नेगेटिव आयंस देखने को जरूर मिलते हैं। अब ये हाइड्रो ऑक्साइड आयंस क्या करते हैं, तो यहां पर हमें दिया है दीज हाइड्रो ऑक्साइड आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक प्रॉपर्टीज। कोई भी सब्सटेंस अगर उसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयंस हैं तो उसमें बेसिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अब इनसे हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो मूव कर लेते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। जो भी हमारे एसिड हैं या बेस हैं, अगर हम उनको वाटर में डालते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। एसिड के बारे में हमें यहां पर एक पॉइंट दिया गया है, हाइड्रोजन प्लस आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज H3O पॉजिटिव, जिसे कहते हैं, इस वाले को कहेंगे हम हाइड्रोनियम आयंस। है जो भी हमारे हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं हाइड्रोनियम आयन की
फॉर्म में कैसे होता है ये समझा देता हूं। देखो, जो भी हमारा हाइड्रोजन आयंस होते हैं, अगर हम इनको वाटर में ऐड करते हैं यानी कि H2O में, तो ये रिएक्शन करता है और बन जाता है यहां पर H3O पॉजिटिव। ये हमारा हो जाता है यहां पर हाइड्रोनियम आयन। तो जो भी हमारा एसिड होगा वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे हमारे पास यहां पर है HCl, ये H2O के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि H2O में हम एसिड को वाटर में ऐड करेंगे। उसके बाद जो रिएक्शन होगा ना, उसमें हमें यहां पर मिल जाएगा H3O, यानी कि हाइड्रोनियम आयंस हमें मिल जाएंगे। और यहां पर जो Cl है वो नेगेटिवली आयन यहां पर हमारा हो जाएगा। आप देख सकते हो, अगर HCl को वाटर में ऐड करेंगे तो हाइड्रोनियम आयंस यहां पर बनते हैं। एक बात यहां से हमें क्या समझ में आती है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस जो है ना, वो हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो हाइड्रोजन प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं अकेले। ठीक है, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट हमेशा करते हैं। जो भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन बनता है, तो अच्छी तरह से इसको समझा दिया है मैंने। दोबारा से देख लेना अगर समझ में नहीं आया हो तो। अब बात करेंगे यहां पर हम बेसिस की। इसमें दिया गया है बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। अगर किसी बेस को वाटर में ऐड करते हैं तो वो हाइड्रो ऑक्साइड के आयंस प्रोड्यूस करता है। जैसे मैं एक बेस ले लेता हूं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, यहां पर मैं ले लेता हूं NaOH, यानी कि ये हो गया मेरा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहां पर इसमें मैं वाटर ऐड करता हूं तो क्या होगा, जो भी मेरा सोडियम है वो पॉजिटिव आयन हो जाएगा। उसके बाद जो यहां पर मेरा OH है वो नेगेटिव आयन हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड वाटर में ऐड करने पर हमारे हाइड्रो ऑक्साइड के आयंस हमें मिलते हैं। किस तरह से हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और हाइड्रो ऑक्साइड के आयंस किस तरह से बनते हैं, सारी चीजें हमने इस वाले पेज पर समझ ली। जो भी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी एसिड्स की और बेसिस की, उसका लास्ट कॉन्सेप्ट हमने यहां पर कवर कर लिया है। अब नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा चैप्टर का, उसके लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसे हम PHB कहते हैं। अब ये क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो इसमें हमें दिया है इट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस इन द सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के आयंस का कितना कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन प्लस आयंस कितने कम है या कितने ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा ये इंडिकेटर है ये अलग अलग कलर शो करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई भी हमारा सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। न्यूट्रल यानी कि ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। अब किस किस तरह के कलर शो करता है आप यहां पर देख सकते हो। ये कलर शो करता है हमारे 0 से लेके 14 तक जो आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के कलर्स ये शो करता है सॉल्यूशन में। अब बीच में आप देखोगे जो कलर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है 7 नंबर पर, यहां पर हमारा कोई भी सब्सटेंस है अगर सॉल्यूशन में हमारा कलर आ जाए इस तरह का जिसकी रीडिंग 7 आती है, ये न्यूट्रल होता है, यानी कि ना तो ये एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है। उसके बाद अगर हम 7 से लेफ्ट हैंड साइड चले जाते हैं, अगर किसी भी सब्सटेंस का pH 7 से कम हो जाता है तो वहां पर एसिडिक होते हैं। 7 से कम किसी का भी pH आया है तो उसे हम एसिड कहेंगे। 7 से ज्यादा किसी का भी pH आया है तो वो हमारे बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब यहां पर एक बात समझो, 7 से कम जितना ज्यादा इस तरफ जाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और 7 से राइट हैंड साइड में जितना ज्यादा जाएंगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस बनता चला जाएगा। मान लो किसी की रीडिंग यहां पर 4 आती है, ये वाला कलर शो करता है, तो उसे हम कहेंगे कि वो वीक एसिड है। लेकिन किसी का कलर रेड आ जाए तो उसमें हम कहेंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर मान लो 10 वाला जो कलर है ये हमें शो होता है सॉल्यूशन में, तो हम कहेंगे कि वीक बेस है। लेकिन अगर 14 वाला आ जाए तो हम कहेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। यानी कि एसिडिक नेचर जो है वो 7 से लेफ्ट हैंड साइड जाने पर इंक्रीज होता है, और बेसिक नेचर जो है वो 7 से राइट हैंड साइड जाने पर इंक्रीज होता है। अब यहां पर एक बात और समझ लो, जो भी हमारा ये 7 है इस वाले को समझो, जो भी हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन पर वर्क करता है। अब जैसे देखो
यहां पर हमारी रीडिंग जो है ना वो 7 है, यहां पर हमारी रीडिंग 7 है। जो यहां पर आपको ब्लू कलर है ये शो करता है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयंस आप देख सकते हो 7 से इस तरफ ब्लू कलर का एरिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है। हाइड्रोजन आयंस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, एसिडिक नेचर भी इस साइड जाने पर इंक्रीज होता है। और इस तरफ जाने पर क्या हो रहा है, जो ब्लू वाला एरिया है वो कम हो रहा है। ब्लू वाला एरिया कम होने का मतलब होगा कि जो भी हाइड्रोजन प्लस आयंस हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। अगर हाइड्रोजन आयंस डिक्रीज होंगे तो नेचर जो है वो बेसिक बनता चला जाएगा, यानी कि इस तरफ वाले जो भी हमारे सब्सटेंस होंगे वो बेसिक नेचर के हो जाएंगे। ये सिंपल चीजें हमने समझ ली हैं यहां पर यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी कि पीएच के बारे में। अब पीएच के यूजेस क्या क्या होते हैं वो भी हमें समझने होंगे, उनके लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी कि पीएच, इसका हमारी एवरीडे लाइफ में क्या यूज होता है ये हम समझने वाले हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में तो पीछे वाले पेज पर मैंने बता दिया है। एवरीडे लाइफ का सबसे पहला पॉइंट हमें दिया है, आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 7.8। जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का नॉर्मल जो पीएच है, एवरेज पीएच जो है वो 7 से लेके 7.8 तक है। यानी कि एक तरह से हमारी बॉडी जो है वो न्यूट्रल है, ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। इस तरह से हमारी बॉडी का पीएच वर्क करता है। एक एक नंबर के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, तो हर एक पॉइंट को डिटेल में समझ लेना है। सेकंड पॉइंट में दिया है पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 कोल्ड एसिड रेन। अगर बारिश जो होती है उसका पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो उसे एसिड रेन कहा जाता है। और इस एसिड रेन ने ताजमहल पर क्या अफेक्ट किया था ये भी मैंने आपको बताया है, एक रील मैंने बनाई है या शॉर्ट मैंने बताया है, उसको देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl। जो हमारी स्टमक है, हमारे पेट है, उसमें HCl प्रोड्यूस होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग ये एसिड होता है। HCl जो हमारी बॉडी में बनता है, हमारी स्टमक में बनता है, उसका pH 1 या 1.5 के आसपास होता है। ठीक है, जो भी HCl होता है हमारी स्टमक में उसका pH बता देता हूं, यहां पर होता है कितना होता है, 1 से लेके 1.5 तक होता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है हमारी स्टमक में ये HCl एसिड। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहां पर दिया है टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5 है। जब हम ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे माउथ का जो पीएच है वो गिर जाता है, वो डाउन आ जाता है। अगर 5.5 से कम हो जाता है पीएच तो टूथ डीके यानी कि हमारे दांतों का गलना शुरू हो जाता है। तो ब्रश डेली करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर है प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट जो होते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं, हर एक प्लांट को हर एक स्पेसिफिक पीएच की आवश्यकता होती है अपनी ग्रोथ के लिए। ज्यादातर प्लांट जो है वो 5 से लेके 8 तक के पीएच में ग्रो करते हैं। इजीली ये ग्रो यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। जो पीएच है उसका यूज करके जो एनिमल्स होते हैं वो अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं। एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे आपको ये क्यूट सी हनी बी यानी कि मधुमक्खी दिखाई दे रही है। जब ये डंक मारती है ना तो बहुत दर्द होता है भाई। तो इसके डंक जो होता है ना, इसका जो स्टिंग होता है उसमें मेथेनोइक एसिड होता है जिसका पीएच 2 और 3 के बीच में होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जब ये डंक मारती है तो उस डंक के साथ एसिड हमारी बॉडी में आ जाता है और वहां पर वो ब्लड के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें बहुत पेन होता है। तो ध्यान रखना है, मधुमक्खी से हमेशा बच के रहो, ना तो ये मेथेनोइक एसिड का डंक आपकी बॉडी में छोड़ देती है। ये कुछ एवरीडे लाइफ हमारे एग्जांपल्स हैं पीएच के। पीएच से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं एक एक नंबर के। मैंने कई सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं, तो इनको अच्छी तरह से आपने मेमोराइज रखना है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा आएगा चैप्टर में, उसके लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। एसिड एंड बेसिस के बारे में हम डिटेल में समझ चुके हैं। चैप्टर का पूरा नाम होता है एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। तो अभी जो सोल्ट्स वाला पार्ट है वो हमने अभी तक कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। यहां से शुरू करते हैं हम सोल्ट्स की। क्या होते हैं सोल्ट्स, यहां पर हमें दिया है सोल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पीछे वाले पेजेस पर मैंने आपको बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। जब कोई एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट में हमें सोल्ट और H2O यानी कि वाटर मिलता
मिलता है, ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन से हमें सोल्ट मिलता है। एग्जांपल ले लेते हैं कुछ सोल्ट के, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, CaCl कैल्शियम क्लोराइड होता है। ये दो सोल्ट के हमने एग्जांपल ले लिए हैं। सोल्ट के बारे में बेसिक डिटेल हमें मिल गई है। अब यहां पर दिया है केमिकल फ्रॉम सोल्ट्स। जो भी हमारे सोल्ट्स होते हैं उनका यूज करके कुछ केमिकल बनाए जाते हैं। ये केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, फॉर्मूला इसके सामने मैंने लिख दिया है। ब्लीचिंग पाउडर होता है, CaOCl2 फॉर्मूला बनता है। बेकिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ये जो भी 5 आपके सामने दिख रहे हैं केमिकल्स, ये सोल्ट्स का यूज करके बनाए जाते हैं। इन पांचों केमिकल्स को हमें डिटेल में समझना होगा। ये पांचों केमिकल्स कैसे बनते हैं और इनके यूजेस क्या क्या हैं। एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन इन पांचों केमिकल्स से बनता है, तो डिटेल में एक एक करके सभी को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। सोल्ट से बनने वाला जो सबसे पहला केमिकल हमें डिस्कस करना है वो है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है NaOH। और एक पॉइंट और आपको बता देता हूं, जो भी हमारा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, इसको कोस्टिक सोडा भी कहा जाता है। अब ये बनता कैसे है, तो यहां पर दिया है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म NaOH। जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। हमें एक बीकर लेना है, उसके अंदर NaCl और H2O दो चीजें ऐड कर लेनी है। उसके बाद यहां पर एक साइड में हमारी रोड होगी पॉजिटिव वाली, एक तरफ होगी नेगेटिव वाली। इनको बैटरी से हमें कनेक्ट कर देना है। जो भी हमारी यहां पर पॉजिटिव वाली रोड है, ये हो जाएगी हमारी एनोड, और जो भी हमारी नेगेटिव वाली रोड है, नेगेटिव चार्ज है जिस पर, वो हो जाएगी हमारी कैथोड है। जो भी हमारा यहां पर NaCl है, यहां पर लिख लेता हूं NaCl, ये रिएक्ट करता है H2O यानी कि वाटर के साथ। जब इसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाता है। किस में डिकम्पोज हो जाता है, ये हो जाता है हमारा NaOH। साथ ही यहां पर हमें मिलती है Cl2, ये होती है हमारी गैस। इसके साथ ही हाइड्रोजन गैस भी यहां पर मिलती है। तो एक चीज आपको बता दूं, यहां पर जो भी हमारी क्लोरीन गैस है, ये एनोड पर बनेगी या फिर कैथोड पर। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आगे भी आ सकता है, कई बार आया है। ठीक है, तो जो भी हमारी क्लोरीन है वो रिलीज होती है A4 एनोड से, यानी कि पॉजिटिव वाली जो रोड है, इस वाली रोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होती है। और जो भी हमारी हाइड्रोजन है, ये रिलीज होती है C4 कैथोड से। एनोड वाली रोड से यहां पर क्लोरीन गैस रिलीज होती है, और कैथोड वाली से यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो हमारा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, ये कहां पर बनता है, जहां से हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, यानी कि नेगेटिव वाली रोड के पास हमें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड देखने को मिल जाता है। जो भी हमारा ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, कोस्टिक सोडा या फिर कहें NaOH, ये कैसे बना है हमने यहां पर समझ लिया। अब बात करेंगे इसके यूजेस क्या क्या है, कहां कहां पर इस्तेमाल होता है ये। तो यूजेस इसके कई सारे यहां पर लिखे गए हैं। सबसे पहला यूज है इट यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। जो भी साबुन होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, उनको बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। इसके बाद है इट यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चर। जो पेपर मैन्युफैक्चरर होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज किया जाता है। आगे है इट यूज्ड टू ऑयल रिफाइनिंग। जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, उन वाली इंडस्ट्रीज में भी, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज में भी NaOH का यूज किया जाता है। आगे है इट यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चर। जो भी PVC मैन्युफैक्चर वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, वो भी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि कोस्टिक सोडा या फिर कहें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का यूज वो करती हैं। इसके साथ साथ यहां पर दिया है ऑल्सो यूज्ड इन पेस्टिसाइड्स। जो भी हम खेतों में जो हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट होते हैं, उनको मारने में पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। और पेस्टिसाइड को बनाने में किसका यूज किया जाता है, इसी NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को। सो सोल्ट से जो सबसे पहला केमिकल है वो बनता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैसे बना है डिटेल में मैंने बता दिया है, और इसके यूजेस क्या क्या हैं वो भी हमने समझ लिए हैं। अब सोल्ट से जो दूसरा केमिकल बनेगा उसको समझने के लिए चलेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर।
सोल्ट से बनने वाला जो दूसरा केमिकल हमारा है वो होगा ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला हो जाएगा इसका CaOCl2। ये बनता कैसे है तो इसके बारे में दिया है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन अ ड्राई स्लेक्ड लाइम। जो भी हमारा ड्राई स्लेक्ड लाइम होता है उस पर क्लोरीन का एक्शन किया जाता है तो हमें मिल जाता है ब्लीचिंग पाउडर। अब सबसे पहले स्लेक्ड लाइम क्या होता है, ये होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये फॉर्मूला होता है हमारा यहां पर स्लेक्ड लाइम का। स्लेक्ड लाइम पर क्लोरीन का एक्शन किया जाता है, यानी कि क्लोरीन को इसके साथ रिएक्शन के लिए इकट्ठा किया जाता है। जब स्लेक्ड लाइम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है तो हमें मिल जाता है यहां पर CaOCl2 और साथ में मिल जाता है हमें यहां पर H2O यानी कि वाटर। ये मिल गया यहां पर हमें ब्लीचिंग पाउडर। आपने ब्लीचिंग पाउडर के इस तरह से पैकेट्स भी देखे होंगे और घरों में जो कपड़े होते हैं उनको साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज भी किया जाता है। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं तो यहां पर हमें दिया है, सबसे पहला ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इंडस्ट्रीज। जो भी कॉटन और लिनन की इंडस्ट्रीज होती है वहां पर एज अ ब्लीचिंग इसका यूज किया जाता है, ब्लीच करने के लिए यूज इसका होता है। इसके बाद है ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। जो भी पेपर बनाने वाली फैक्ट्रीज होती हैं, पेपर किससे बनता है, वुड पल्प से बनता है। वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए भी इसी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। और लास्ट यूज यहां पर हमें दिया है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। जो हमारा पीने वाला पानी होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है और इसके क्या क्या यूजेस हैं, ये कैसे बनता है, सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं। तो अब सोल्ट से बनने वाला जो तीसरा केमिकल है उसको समझने के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। सोल्ट से बनने वाला तीसरा केमिकल होता है गाइज बेकिंग सोडा। और सबसे पहले आपको बता दूं, जो भी बेकिंग सोडा होता है और बेकिंग पाउडर होता है ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये सेम नहीं होते हैं। डिफरेंस आपको यहां पर मैं बता दूंगा। बेकिंग सोडा का केमिकल इक्वेशन, केमिकल फॉर्मूला जो है वो होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये बनता कैसे है, चार चीजों की जरूरत होगी हमें। सबसे पहले जरूरत होगी सोल्ट की, NaCl। इसमें हम ऐड कर देंगे यहां पर वाटर यानी कि H2O। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस और फिर इसमें ऐड कर देंगे हम NH4। अब ये चारों चीजें रिएक्शन करेंगी और प्रोडक्ट में हमें मिलेगा यहां पर NH4Cl यानी कि अमोनिया क्लोराइड और साथ ही हमें मिल जाएगा यहां पर NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा। कैसे बना है, चारों चीजों का रिएक्शन हुआ तो हमें यहां पर बेकिंग सोडा मिल गया। अब इस बेकिंग सोडा की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें कुछ गुण होते हैं, वो क्या क्या हैं यहां पर हमें दिया है। इट इज माइल्ड, ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत हल्का होता है। नॉन कोरोसिव बेस होता है, यानी कि ये बहुत जल्दी से खराब नहीं होता है। बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिक नेचर का ये होता है। इसके बाद आगे यहां पर दिया है व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। खाने में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, बहुत थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला जाता है। जब खाने में डाल के इसको हीट किया जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। जो भी हमारा यहां पर NaHCO3 है, यहां पर हम इसको लिख लेते हैं NaHCO3। ये हम इसको हीट करते हैं, खाने में हमने थोड़ा सा डाल दिया, उसके बाद इसको हमें हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाता है। किस किस में, Na2CO3 में। यहां पर मिस्टेक से आ गया है 2, यहां पर हमारा 3 आएगा, ठीक है। यहां पर आएगा Na2CO3। इसके साथ साथ हमें यहां पर H2O यानी कि वाटर मिलता है और साथ ही हमें CO2 गैस भी मिल जाती है। जो भी हमारा यहां पर बेकिंग सोडा है, अगर इसको खाने में डाल के हीट करते हैं तो Na2CO3 हमें मिलता है, वाटर मिलता है और CO2 हमें मिलता है। ये तीन प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो जाता है। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है ये फूड को बहुत सॉफ्ट बना देती है, तो जब भी खाने में इसका यूज किया जाता है फूड जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। आगे इसका यूज मैं आपको बता दूंगा। सो यहां पर जो भी हमारा बेकिंग सोडा है इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला यूज है एन इंग्रेडिएंट एंट एसिड। जो हम खाना है उसमें इसको यूज करते हैं, एंटासिड के तौर पर भी इसका यूज किया जाता है और इंग्रेडिएंट के तौर पर भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद है यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। जो अग्नि बुझाने वाले, आग बुझाने वाले संयंत्र होते हैं उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है।
क्योंकि जब इसको गर्म किया जाता है तो CO2 गैस रिलीज होती है। CO2 गैस आग को बुझाने में बहुत सहायक होती है। इसके बाद है नेक्स्ट, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड दोनों को अगर इकट्ठा कर देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। अब एक यूज तो हमें बेकिंग पाउडर का भी समझना पड़ेगा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो हमने यहां पर 3 यूजेस पढ़े हैं ये हमारे बेकिंग सोडा के हैं। एक यूज हम बेकिंग पाउडर का भी देख लेते हैं। यहां पर हमें दिया है यूज्ड इन ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक्स इट सॉफ्ट एंड स्पंजी। जो हम केक खाते हैं यार वो कितना सॉफ्ट होता है, वो किस वजह से सॉफ्ट होता है? बेकिंग पाउडर की वजह से। क्योंकि केक बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसमें बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे केक हैं या फिर ब्रेड हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं। जो भी हमारा बेकिंग सोडा है और बेकिंग पाउडर है ये क्या क्या होते हैं, किस किस तरह से बनते हैं और इनके क्या क्या यूजेस हैं, सारी चीजें इस वाले पेज पर हमने समझ ली हैं। तो सोल्ट से बनने वाला जो हमारा ये वाला केमिकल है ये हो जाता है कंप्लीट। सारी डिटेल्स हमने कवर कर ली हैं। अब सोल्ट से बनने वाला जो नेक्स्ट केमिकल है उसको समझने के लिए मूव करेंगे अगले पेज पर। सोल्ट से बनने वाला फोर्थ केमिकल हमारा है वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। जो भी हमारा ये वॉशिंग सोडा है ये कैसे बनता है इसके बारे में दिया है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जो भी हमारा होता है यहां पर सोडियम कार्बोनेट अगर उसका रिक्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं तो वॉशिंग सोडा हमें मिल जाता है। इसके बारे में हमें यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, इट इज अ बेसिक सोल्ट। जो भी हमारा वॉशिंग सोडा है ये एक बेसिक सोल्ट होता है, यानी कि इसका नेचर बेसिक होता है। अब यहां पर बात करते हैं ये बनता कैसे है। तो सिंपल सी केमिकल इक्वेशन इसकी बनेगी Na2CO3, ये हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट। अगर हम इसमें 10 क्वांटिटी ऑफ H2O यानी कि वाटर की ऐड कर देते हैं, H2O के 10 मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड कर देते हैं तो रिएक्शन होने के बाद हमें मिल जाएगा Na2CO3 इनटू में होता है यहां पर 10H2O। एक मिनट गाइस, यहां पर आ जाएगा हमारा 10H2O। इस तरह से बनता है हमारा वॉशिंग सोडा। ये केमिकल इक्वेशन आपको समझनी पड़ेगी, बहुत सिंपल है। सोडियम कार्बोनेट में 10H2O के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमारा बन जाएगा यहां पर वॉशिंग सोडा। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं पैकेट से देखकर ये आप समझ गए होंगे यूजेस कहां पर होते हैं। कपड़े धोने में इसका यूज किया जाता है। अब सबसे पहला यूज यहां पर हमें दिया गया है इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में और ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। ग्लास को साफ करने के लिए पेपर इंडस्ट्री में, पेपर को क्लीन करने के लिए, और सोप इंडस्ट्रीज में भाई साबुन बनाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स है। बोरेक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी इसी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बोरेक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन से केमिकल का यूज किया जाता है, कई बार एग्जाम में आया है, ध्यान आपने रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेज। हमारे घरों में कपड़े धोने के लिए या फिर और कुछ भी धोना हो, हमें साफ सफाई करनी हो तो वहां पर क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इसका यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा का। इसके बाद नेक्स्ट है रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए भी इस वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। वॉशिंग सोडा क्या है, कैसे बना है और इसके यूजेस क्या क्या हैं, सारी चीजें डिटेल में हमने समझ ली। वॉशिंग सोडा जो सोल्ट से बना है केमिकल, इसकी हर एक डिटेल हमने समझ ली है। तो इस वाले पेज पर जो भी हमारा वॉशिंग सोडा वाला कॉन्सेप्ट है ये हुआ है कंप्लीट। अब सोल्ट से बनने वाला नेक्स्ट जो केमिकल है उसको समझने के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। सोल्ट से बनने वाला जो फिफ्थ और लास्ट हमारा केमिकल है वो होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको शॉर्ट में POP भी कहा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 इनटू में हाफ H2O। हाफ यानी कि आधा मॉलिक्यूल होता है H2O यानी वाटर का, आधा मॉलिक्यूल होता है वाटर का। बहुत सिंपल सा इसका केमिकल फॉर्मूला यहां पर लिखा गया है। अब ये बनता कैसे है ये समझने के लिए हमें यहां पर पढ़ना होगा। व्हेन हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस इट लूज वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स POP। जो भी हमारा जिप्सम होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। आप देख सकते हो जिप्सम में यहां पर 2 मॉलिक्यूल हैं
वाटर के। जब इसको हीट करेंगे तो ये 1.5 या फिर कह सकते हैं 1.5 है, 1.5 मोलिक्यूल जो होता है वाटर का उसको लूज कर देता है और बन जाता है POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बन जाता है। इसके बाद हमें एक पॉइंट यहां पर दिया गया है, इट इज अ व्हाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस इन जिप्सम। ये एक व्हाइट पाउडर होता है, अगर हम इसको पानी के साथ मिक्स करते हैं तो ये वापस से जिप्सम में चेंज हो जाता है। बनता कैसे है ये? जिप्सम को जब हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, लेकिन जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम वाटर ऐड करते हैं तो वो वापस से जिप्सम बन जाता है। किस तरह से होता है ये केमिकल रिएक्शन यहां पर लिखकर आपको बता देता हूं। हमारे पास क्या है, CaSO4 इनटू में हमारे पास है हाफ मोलिक्यूल ऑफ H2O यानी कि वाटर। ये केमिकल फॉर्मूला किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो यहां पर लिखा गया है यही फॉर्मूला हमारा यहां पर मैंने लिख दिया। अब मैं इसमें ऐड कर देता हूं पानी। कितना पानी मुझे ऐड करना है? वाटर ऐड करना है 1.5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर मुझे इसमें ऐड करना है, H2O मुझे ऐड करना है। अगर मैं हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर और 1.5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर CaSO4 में ऐड कर देता हूं तो ये बन जाता है यहां पर हमारा जिप्सम, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 इनटू में 2H2O। ये हमारा यहां पर जिप्सम बन जाता है। अगर हम जिप्सम को हीट करेंगे तो ये हमारा POP बन जाएगा। POP में हम वाटर ऐड कर देंगे तो ये हमारा वापस से यहां पर जिप्सम बन जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस होता है जिप्सम का POP में चेंज होने का और POP का जिप्सम में चेंज होने का। और मेन की क्या है यहां पर? 1.5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर जिप्सम से 1.5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर हम निकाल देंगे तो हमारा ये बन जाएगा POP। और अगर POP में 1.5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर देंगे तो बन जाता है जिप्सम। बहुत इजी है ना। अब यहां पर इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। यूजेस में सबसे पहले दिया है डॉक्टर्स यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स। कभी हड्डी टूट जाती है तो इस तरह से डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करता है फ्रैक्चर को सपोर्ट करने के लिए। इस तरह से आपने किसी ना किसी को देखा ही होगा, किसी का हाथ या फिर पैर जब फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ या पैर की बोन जब फ्रैक्चर हो जाती है तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है बोन को सपोर्ट करने के लिए। आगे यहां पर है फॉर मेकिंग टॉयज डेकोरेशन मटेरियल्स। जो खिलौने होते हैं POP का यूज करके खिलौने बनाए जाते हैं, डेकोरेशन मटेरियल यूज किए जाते हैं, डेकोरेशन मटेरियल भी बनाए जाते हैं। आगे यहां पर है फॉर मेकिंग सरफेस या फिर वॉल स्मूथ। जो हमारी दीवारें होती हैं घर की, उन दीवारों को स्मूथ बनाने के लिए भी इस POP का यूज किया जाता है। जो भी हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है और यहां पर हमारा जिप्सम है, इन दोनों के बारे में डिटेल में हमने सारी चीजें समझ ली हैं, ये किस तरह से बने हैं और इनके यूजेस क्या क्या हैं। तो सोल्ट से बनने वाले जो भी केमिकल्स हैं पांचों के पांचों हमने डिटेल में समझ लिए हैं। तो सोल्ट वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। इसी सोल्ट वाले कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 10th की वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, बुक वाले क्वेश्चन आंसर्स भी कराए गए हैं। इसके अलावा इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी कराए गए हैं। दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उनको भी देख लेना है। एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो कराए गए हैं क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में। अगर एग्जाम में जाने से पहले देख लोगे तो काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।